हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन केवल हम MCQ जो क्वेश्चन आएंगे आपके 50% 1 मार्क्स के क्वेश्चन रिवीजन केवल उसकी ही मैं फिलहाल करवाऊंगी। और मैंने आज चैप्टर लिया है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा 12th अकाउंटेंसी का। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के हम केवल थ्योरी बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वही करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि हमने कितने टॉपिक से रिलेटेड MCQ बनाए हैं, वो टॉपिक हमारे हैं। सबसे पहला है मीनिंग एंड फीचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसके डिफरेंस से रिलेटेड हो गए। और मेन हमारे ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ तक 3 टॉपिक से रिलेटेड आज हमने MCQ क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर बनाई है। कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम लेक्चर के अंदर आपको एक पूरा चैप्टर प्रोवाइड करवा दूं। केवल मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं किसे कहती है। तो इसका मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी आंसर बताऊंगी। समाज सेवा करने वाली संस्था, लाभ कमाने के लिए व्यक्तियों का इच्छिक संघ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो ऐसी संस्था, यहां से आपको पता चल जाएगा लाभ न कमाने वाली। तो जो लाभ न कमाने वाली होगी वो संस्था क्या करेगी, समाज सेवा करने वाली संस्था होगी। तो इसका उत्तर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का उदाहरण। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिए, आपके कुछ और एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे कि पुस्तकालय, प्राइवेट स्कूल, उद्योग और व्यापारिक संस्थान। इनमें से आपको देखना है कौन सी ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने वाली नहीं है। तो देखो, प्राइवेट स्कूल हो गए, उद्योग हो गए, व्यापारिक संस्थान, इनका तो मेन मकसद होता है प्रॉफिट अर्न करना। आजकल जो है पुस्तकालय भी, लाइब्रेरी भी प्राइवेट होगी, बट इसके आगे प्राइवेट वर्ड नहीं है। इस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। थर्ड है हमारा लाभ कमाने वाली, लाभ यहां लिखा जाएगा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यक्तियों के एक विशेष समूह को निःशुल्क सेवा प्रदान करना, बिल्कुल ये उद्देश्य होता है। दूसरा है मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बिल्कुल यहां लिखा मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। संस्थाएं, ये जो संस्थाएं हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाएं नाम मात्र की दरों पर सेवा प्रदान करती हैं, बिल्कुल ठीक। कई बार ये कुछ एक नाम मात्र की दरों पर भी सेवाएं प्रदान करती है। तो ये तीनों बातें सही है। तो इसका उत्तर है हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि जो आंसर हमारा है वो ये वाला आंसर है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में अंशदान देने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको क्या कहा जाएगा, सदस्य, कर्ता, मालिक या लेनदार। तो इनको सदस्य कहा जाता है, ना ही तो कर्ता, मालिक और लेनदार नहीं कहा जाता। 5वां क्वेश्चन है हमारा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का प्रबंध डैश से किया जाता है, यानी कि प्रबंध किससे किया जाता है। इसके देखो ऑप्शन, ध्यान से पढ़ना इसके ऑप्शन। कार्यकारी समिति जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, कार्यकारी समिति जिसका चुनाव सरकार द्वारा किया जाता है, कार्यकारी समिति जिसका चुनाव संस्था के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो देखो, ना ही तो जनता का रोल है, ना ही कोई सरकार का रोल है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 3, यानी कि कार्यकारी समिति जिसका चुनाव संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और वो ही कार्यकारी समिति जो है इस संस्था को चलाती है। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की मुख्य आय के स्रोत क्या है। जो संस्थाएं लाभ नहीं कमाती उनको आय किस किस तरीके से होती है, सदस्यों द्वारा चंदा और दान प्राप्त करने से, सरकार द्वारा ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता, विनियोगों से आय। बिल्कुल तीनों ऑप्शन ठीक है। तो हम कहेंगे कि आंसर आप लिखोगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिक्य, यानी कि सरप्लस। सरप्लस होता है क्या है, ये होता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है तो उसका बंटवारा जो है किस तरीके से किया जाता है, क्या लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है,
समान अनुपात में या सदस्यों द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में। तो ये जो 3 है तीनों ही आपके गलत है। तो आंसर क्या होगा, सदस्यों में वितरित ही नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना है कि जो सरप्लस होता है वो किसी भी मेंबर में या किसी भी सदस्य में वितरित नहीं किया जाता लाभ नए कमाने वाली संस्थाओं में। ठीक है। फोर्थ है आपका क्वेश्चन, लाभ नए कमाने वाली संस्थाओं द्वारा खाते किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। देखो ये लाभ तो कमाती नहीं है, फिर भी ये उद्देश्य यानी कि फिर भी खाते बनाती है, तो इनका उद्देश्य क्या है खाते बनाने का। पहला है ऑप्शन आपका कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कोषों के प्रयोग पर उचित नियंत्रण रखने के लिए, और तीसरा आपका है उपरोक्त दोनों। तो देखो और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इन संस्थाओं के पास इनकम होती है, फंड आता है, कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया। तो इसके लिए पहला तो हो गया कानूनी आवश्यकता के लिए पूरा करने के लिए, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। दूसरा है अगर खाते बना लेंगे तो जितने भी फंड है उन पर कंट्रोल रखा जाएगा। तो ये दोनों ही ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि एक और दो दोनों है। आंसर तीसरा आ जाएगा हमारा। लाभ नए कमाने वाली संस्थाओं द्वारा कौन सा खाता नहीं बनाया जाता। यहाँ पे वर्ड नहीं, क्वेश्चन में आपको देखो नहीं वर्ड दिया हुआ है तो उसको ध्यान से देखना है। ये जो है जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं कई बार बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं बच्चों से, वो ध्यान नहीं देते नोट पे। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ध्यान से रीड करनी है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपका जो फोर्थ है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका नहीं बनाया जाता। तो आंसर क्या है, नहीं बनाया जाता। 4 ट्रेडिंग अकाउंट जो है नहीं बनाया जाता। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता वर्ष के अंत में किस खाते की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, रिसीप्ट। ठीक है, तो किस खाते की हेल्प से रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो हमेशा कैश अकाउंट की हेल्प से तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता डैश प्रकृति का है, यानी कि इसका नेचर क्या है, किस नेचर का है आपका, नॉमिनल नेचर, रियल नेचर, पर्सनल नेचर या फिर ट्रेडिंग नेचर। तो देखो जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हम केवल कैश जो आता है या कैश हमने दिया है, रिसीप्ट और पेमेंट ही लिखते हैं, इस कारण से ये हमारा कैश के जैसा ही अकाउंट है। तो हमारा आंसर होगा नंबर 2 रियल अकाउंट। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट नेचर का है। प्राप्ति और भुगतान खाते में लेखा किस नियम के अनुसार किया जाता है, यानी कि कौन सा रूल फॉलो किया जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट ऑल इनकम। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल नेचर का है, तो रियल नेचर के अकाउंट का जो रूल है वही फॉलो किया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया, रिसीप्ट एंड पेमेंट का यहाँ पे आएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा डैश बैलेंस होता है, इसलिए नकद, यहाँ पे नगद शेष को इसके डैश में लिखा जाता है। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट, इसलिए इसको नगद शेष को डैश में लिखा जाता है। देखो क्या यहाँ पे 2 आ गए तो यहाँ पे चुनना है जो दोनों होंगे। ठीक है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और इसलिए इसके डेबिट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो ठीक है, बाकी आप देखोगे तो ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है 14, प्राप्ति और भुगतान खाते में सभी डैश मदे लिखी जाती है, यानी कि प्रकृति, किस प्रकृति की मदे लिखी जाती है, पूंजीगत प्रकृति की मदे, आयगत प्रकृति की या उपरोक्त दोनों। तो देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट में उपरोक्त दोनों प्रकृति की मदे लिखी जाती है। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर इसमें प्राप्ति और भुगतान खाते में आंसर हमारा आएगा, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया, आंसर हमारा आएगा 3। ठीक है,
उत्तर हमारा 3। उपरोक्त दोनों पूंजीगत और आयगत दोनों प्रकृति की मदें लिखी जाती है। इसके बाद आता है 15 क्वेश्चन। प्राप्ति और भुगतान खाते में डैश वर्ष से संबंधित मदें लिखी जाती है। डैश वर्ष का मतलब है क्या प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सभी, चाहे वो आगे का वर्ष हो, पीछे का हो या करंट ईयर हो, सबकी ही मदें लिखी जाती है। यानी कि इसमें जो आपने प्राप्त किया है, चाहे वो किसी वर्ष से रिलेटेड हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अवश्य लिखा जाएगा। चाहे वो आपकी खर्चा है तो भी आपका लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राप्ति और भुगतान खाते का अंतिम शेष डैश शेष प्रदर्शित करता है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, क्लोज करते हैं, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो किसका होता है, क्या शो करता है? क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट या सरप्लस, कौन सा होगा? तो हमारा ये वाले जो आंसर है ये ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन ठीक है। आंसर नंबर हो गया हमारा 4। प्राप्ति और भुगतान खाते में डैश मदें लिखी जाती है। कौन सी मदें लिखी जाती है? नॉन कैश आइटम, कैश आइटम, कैश एंड नॉन कैश आइटम, ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर केवल और केवल कैश आइटम लिखी जाती है, नॉन कैश आइटम नहीं लिखी जाती। तो आंसर हमारा सेकंड। 18वां क्वेश्चन हमारा है, डैश खाता दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार नहीं बनाया जाता। कौन सा ऐसा अकाउंट है जो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता? कैश अकाउंट बनाया जाता है, मशीनरी अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो आपका जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन नंबर 19, प्राप्ति और भुगतान खाते में डैश लेन देन को प्रदर्शित करता है और इसमें डेप्रिसिएशन, अदत्तव्यय, उपार्जित आय का लेखा नहीं किया जाता। तो कौन सी ऐसी चीज है जो केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं और बाकी ये चीजें नहीं लिखते? तो वो है कैश। केवल कैश को इस अकाउंट में लिखा जाता है, चाहे तो कैश रिसिप्ट हुआ हो, चाहे कैश हमने पे किया हो। तो कैश की रिसिप्ट और पेमेंट दोनों लिखी जाती है। ना ही डेप्रिसिएशन लिखा जाता, ना अदत्तव्यय, ना उपार्जित व्यय, ना कैपिटल, ना प्रॉफिट और ना डेप्रिसिएशन, कौन सा भी नहीं लिखा जाता। तो आंसर हमारा है 3। प्राप्ति और भुगतान खाते की डैश साइड होती है। प्राप्ति और भुगतान खाते की कौन सी साइड होती है? इस साइड को हम डेबिट और क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, इस साइड को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो आंसर हमारा है 3, बोथ 1 एंड 2। तो ये हमारा आज हमने एक टॉपिक से रिलेटेड ही ये बनाया है और मैं ये क्वेश्चन केवल थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करूंगी। कल मैं एक वीडियो के अंदर, आज तो मैंने 20 ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए, कल मैं ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, वीडियो छोटा करने की कोशिश करूंगी। तो आप इनको देखना, पढ़ना और समझना। अगर मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करोगे तो आपके एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके फुल बाय फुल आएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। तो गॉड ब्लेस यू, आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छे अच्छे मार्क्स लें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।